Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम भारत की प्राकृतिक दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब यहाँ की बदलती जलवायु, घने जंगल और उनमें रहने वाले अद्भुत जीव जंतु। हमारे हाथ में है कक्षा 6 की NCERT भूगोल की किताब का अध्याय 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना कि एक ही देश में एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं तो दूसरी तरफ थार का तपता रेगिस्तान। बिल्कुल। कहीं मेघालय में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश तो कहीं राजस्थान में साल भर सूखा। आखिर ये सब होता कैसे है? आज हम इसी पहेली को इस स्रोत के आधार पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस अध्याय से मिली जानकारी के जरिए भारत की जलवायु, यहाँ उगने वाली तरह तरह की वनस्पतियों और वन्य जीवों के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे समझें। ये देखना कि कैसे ये तीनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं और क्यों भारत की प्राकृतिक बनावट इतनी अनोखी और विविध है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं भारत की इस प्राकृतिक यात्रा का विश्लेषण। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल जो अक्सर मन में आता है, ये मौसम और जलवायु, क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत हमें बताता है कि मौसम जो है वो तो दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में होने वाला बदलाव है। अच्छा। जैसे आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। हाँ बिल्कुल। आज सुबह धूप खिली है, हो सकता है शाम तक बादल घिराएं या हवा तेज चलने लगे। तापमान, बारिश, धूप, ये सब मौसम का हिस्सा है। ये पल पल बदल सकता है। लेकिन जलवायु, जैसा स्रोत समझाता है, वो किसी जगह के कई सालों के मौसम का औसत पैटर्न है। मतलब ये एक लंबे समय की कहानी है, ना कि एक दो दिन की। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है, तो इसका मतलब यही है कि ये यहाँ का लंबे समय से चला आ रहा पैटर्न है। ये मानसून शब्द कहाँ से आया? स्रोत के मुताबिक मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मौसम? हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है ऋतुएं या मौसम। और चूंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यहाँ होने वाली ज्यादातर बारिश इन्हीं मानसूनी हवाओं की देन है। अच्छा। ये हवाएं मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलती हैं। कभी समंदर से जमीन की ओर नमी लेकर आती हैं, तो कभी जमीन से समंदर की ओर लौटती हैं। और भारत की खेती तो पूरी तरह इसी मानसून पर टिकी है, जैसा स्रोत में भी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए मानसून जीवन रेखा है। तो क्या भारत में मौसम या ऋतुएं भी अलग अलग होती हैं? हाँ, स्रोत मुख्य रूप से भारत में 4 प्रमुख ऋतुओं की पहचान करता है। 4? कौन कौन सी? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली है शीत ऋतु, यानी सर्दी का मौसम। ये आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इस समय ऐसा क्या होता है कि ठंड बढ़ जाती है? इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ती, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। नतीजा ये होता है कि तापमान गिर जाता है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अच्छी खासी ठंड महसूस होती है। समझ गई। और गर्मियों का मौसम? वो है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मई तक चलती है। तब तो हालत उलट जाती होगी? हाँ बिल्कुल, इस समय स्थिति उलट जाती है। सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान काफी बढ़ जाता है। स्रोत में एक खास तरह की हवा का जिक्र है, लू। हाँ, लू। ये दिन के समय चलने वाली बहुत गर्म और सूखी हवा होती है। उत्तर भारत के लोग तो इससे काफी वाकिफ हैं। हाँ, लू के थपेड़े तो गर्मियों की पहचान है। इसके बाद कौन सा मौसम आता है? इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, यानी बारिश का मौसम। हाँ, जिसे हम आम भाषा में वर्षा ऋतु कहते हैं। ये जून से सितंबर तक छाया रहता है। इस दौरान हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं। किधर से किधर बहती हैं ये हवाएं? ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे बड़े जल स्रोतों से जमीन की ओर बहना शुरू करती हैं और अपने साथ ये ढेर सारी नमी लाती हैं। और जब ये नमी से लदी हवाएं भारत के पहाड़ों जैसे पश्चिमी घाट या हिमालय से टकराती हैं, तो जमकर बारिश होती है। और इसी बारिश पर हमारी खेती? बिल्कुल, इसी बारिश पर हमारी खेती और पानी की जरूरतें निर्भर करती हैं। और चौथा मौसम कौन सा है? चौथा है मानसून के लौटने का मौसम। लौटने का? हाँ, जिसे शरद ऋतु भी कहा जा सकता है। ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होता है। अब हवाएं जमीन से वापस बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने लगती हैं। क्या इस लौटते मॉनसून से भी बारिश होती है? हाँ, लेकिन मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्सों में।
स्रोत बताता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस लौटते मानसून से काफी वर्षा होती है। तो ये हैं भारत की 4 मुख्य ऋतुएं, जो एक चक्र की तरह साल भर चलती रहती हैं। ये तो ऋतुओं की बात हुई, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि किसी जगह की जलवायु सिर्फ ऋतुओं पर ही नहीं बल्कि कुछ और बातों पर भी निर्भर करती है। वो कौन सी बातें हैं? बिल्कुल। स्रोत 4 मुख्य कारक बताता है। पहला है किसी स्थान की स्थिति, मतलब लोकेशन। यानी वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है ऊंचाई, मतलब एल्टीट्यूड, यानी वो जगह समुद्र तल से कितनी ऊंची है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है ना? हाँ, सही। और बाकी 2 कारक? तीसरा है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसका क्या असर होता है? जो जगह समुद्र के पास होती हैं, वहां का मौसम ज्यादातर सुहावना रहता है, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। अच्छा। इसे सम जलवायु कहते हैं। और जो जगह समुद्र से दूर होती हैं, वहां गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी। इसे विषम जलवायु कहते हैं। और चौथा कारक? चौथा कारक है उच्चावच, यानी रिलीफ, मतलब जमीन की बनावट, जैसे पहाड़ या पठार। ये कैसे असर डालता है? देखिए, उच्चावच हवाओं के रास्ते को मोड़ सकता है या रोक सकता है। जैसे ऊंचे पहाड़ मानसूनी हवाओं को रोककर अपने ढलानों पर बारिश करवाते हैं। जबकि दूसरी तरफ का इलाका शायद सूखा रह जाए। इन्हीं सब कारकों के मिले जुले असर की वजह से भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जलवायु में इतना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, है ना? हाँ, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर और बीकानेर, ये बेहद गर्म इलाके हैं। और दूसरी तरफ वहीं जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल ऐसी जगहें जहां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। और मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों में जलवायु मध्यम रहती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, लेकिन हाँ नमी भरी रहती है। और बारिश का हाल तो और भी अनोखा है। बिल्कुल। मेघालय का मासिनराम वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है। और उसी देश में राजस्थान का जैसलमेर ऐसा इलाका है जहां कभी-कभी साल भर में एक बूंद बारिश भी नहीं होती। ये विविधता ही भारत की जलवायु की खासियत है। जलवायु की ये विविधता वाकई हैरान करने वाली है। और ये समझना दिलचस्प है कि कैसे स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और जमीन की बनावट मिलकर किसी जगह के मौसम का मिजाज तय करते हैं। अब जब जलवायु इतनी अलग-अलग है, तो जाहिर है यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे भी अलग-अलग होते होंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। जलवायु का सीधा असर पड़ता है प्राकृतिक वनस्पति पर। स्रोत बताता है कि प्राकृतिक वनस्पति में वो सभी घास, झाड़ियां और पेड़ पौधे आते हैं जो बिना इंसान की मदद के अपने आप उगते हैं। यानी जंगल, घास के मैदान, ये सब। हाँ, और किस जगह कैसी वनस्पति उगेगी ये काफी हद तक वहां की जलवायु, खासकर बारिश की मात्रा पर निर्भर करता है। चूंकि भारत में जलवायु इतनी विविध है, तो यहाँ मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों में भी जबरदस्त विविधता पाई जाती है। स्रोत इन्हें मोटे तौर पर 5 प्रकारों में बांटता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ये कहाँ मिलते हैं? ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां साल भर बहुत भारी बारिश होती है। ये इतने घने होते हैं, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। क्या इन वनों में पेड़ हमेशा हरे रहते हैं? हाँ, इन वनों की खासियत यह है कि इनमें पाई जाने वाली पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां साल के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराती हैं। इसलिए ये जंगल कभी पूरी तरह पत्तों से खाली नहीं होते और हमेशा हरे भरे नजर आते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। अच्छा, सदाबहार वन। इस स्रोत बताता है कि महोगनी, एबोनी और रोजवुड जैसे कीमती पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। ये तो हुए सदाबहार वन। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। इन्हें और क्या कहते हैं? भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। क्या ये वर्षा वनों जितने घने होते? नहीं, ये वर्षा वनों की तुलना में कम घने होते हैं। इनकी एक और खास बात यह कि यहाँ के पेड़ साल में एक निश्चित समय पर पत्तियां गिरा देते हैं। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर गर्मी शुरू होने से पहले पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इसीलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। अच्छा, कौन से पेड़ मिलते हैं इनमें? स्रोत के अनुसार साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम जैसे महत्वपूर्ण पेड़ इन वनों की पहचान है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र इन राज्यों में पाए जाते हैं। पतझड़ के बाद तीसरा प्रकार तो नाम से ही अंदाजा लग रहा है, कंटीली झाड़ियां, थॉर्नी बुशेस।
ये जरूर सूखे इलाकों में मिलती होंगी। एकदम सही। ये वनस्पतियां देश के उन शुष्क यानी सूखे हिस्सों में पाई जाती हैं जहां बारिश बहुत कम होती है। पानी की कमी से बचने के लिए इन पौधों ने खुद को ढाल लिया है। कैसे? इनकी पत्तियां अक्सर कांटों का रूप ले लेती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो। अच्छा, जैसे कैक्टस? हाँ, स्रोत कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर को इनके मुख्य उदाहरण बताता है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी घाट के उन हिस्सों में मिलती हैं जहां बारिश कम होती है। इसके बाद चौथा प्रकार है पर्वतीय वनस्पति, माउंटेन वेजिटेशन। ये तो पहाड़ों पर मिलती होगी? जी हाँ, पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान कम होता जाता है और उसी हिसाब से वनस्पति का प्रकार भी बदलता जाता है। स्रोत बताता है कि लगभग 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार अक्सर शंकु यानी कोन जैसा हो जाता है। शंकु जैसा? कोन जैसा? क्यों? हाँ, इन्हें शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। माना जाता है कि ये आकार बर्फ को पत्तियों पर जमा होने से रोकने में मदद करता है। चीड़, देवदार जैसे पेड़ इन पर्वतीय वनों के मुख्य वृक्ष हैं। और पांचवा आखिरी प्रकार कौन सा है? पांचवा प्रकार है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव? हाँ, ये बहुत ही खास किस्म के जंगल हैं क्योंकि ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। खारे पानी में? कमाल है। जी, ये आमतौर पर नदियों के डेल्टा और समुद्र तटों पर पाए जाते हैं जहां मीठा और खारा पानी मिलता है। ये भारत में कहाँ मिलते हैं? स्रोत के अनुसार ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरवन? हाँ, सुंदरवन का नाम तो वहां पाई जाने वाली सुंदरी नाम की मैंग्रोव प्रजाति के पेड़ पर ही पड़ा है। ये पेड़ अपनी मजबूत लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। ये जानना वाकई अद्भुत है कि कैसी बारिश और तापमान तय करते हैं कि किस जगह कैसे पेड़ पौधे उगेंगे। लेकिन ये जंगल हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? मतलब इनसे हमें क्या क्या मिलता है? अरे, वनों के कई महत्वपूर्ण फायदे गिनाता है स्रोत। सबसे पहला और जरूरी, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, वो ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं जिससे मिट्टी का कटाव मतलब सॉइल इरोजन रुकता है। और हमें जंगलों से मिलता क्या क्या है? बहुत कुछ। हमें वनों से जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, ईंधन, फर्नीचर और घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और जड़ी बूटियां भी? हाँ, दवाइयां बनाने के लिए जड़ी बूटियां और लाख, शहद, गोंद जैसी कई चीजें मिलती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जंगल अनगिनत वन्य जीवों का घर हैं, उनका प्राकृतिक आवास। लेकिन स्रोत एक चिंता भी जताता है कि हम इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से न सिर्फ ये बहुमूल्य वनस्पति खत्म हो रही है, बल्कि वन्य जीवों का घर छिन रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, बचे हुए पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम इसी जागरूकता को बढ़ाने का एक प्रयास है। वनों की बात हुई तो जाहिर है उनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की बात भी करनी होगी। जंगल हैं तो जानवर भी होंगे। स्रोत बताता है कि भारत वन्य जीवों के मामले में भी बहुत धनी है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार भारत में हजारों किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें रेंगने वाले सरीसृप हैं, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले उभयचर हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, स्तनधारी जानवर और अनगिनत कीड़े मकोड़े और कृमि शामिल हैं। ये सभी मिलकर भारत की समृद्ध वन्यजीव संपदा बनाते हैं। क्या स्रोत कुछ खास जानवरों और उनके पाए जाने वाले इलाकों का जिक्र करता है? हाँ, करता है। जैसे बाघ, टाइगर जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, वो देश के कई हिस्सों के जंगलों में पाया जाता है। और शेर? हाँ, एशियाई शेर, एशियाटिक लायंस, वो सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, गुजरात के गिर वन में। अच्छा, सिर्फ गिर में? जी। और हाथी और एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न्ड राइनोसेरसेस, ये मुख्य रूप से असम के जंगलों में पाए जाते हैं। असम में? हाँ, हालांकि हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। रेगिस्तान की बात करें तो ऊंट, कैमल्स भारत के विशाल थार मरुस्थल की पहचान है और जंगली गधे, वाइल्ड एसेस, गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। हिमालय के ठंडे इलाकों में भी खास जानवर मिलते होंगे। हाँ, स्रोत बताता है कि हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी, बर्फीला तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड और भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं जो ठंडे और ऊंचे माहौल के आदी हैं।
इनके अलावा बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, स्पॉटेड डियर जैसे कई और जानवर भी देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं। जानवरों के साथ साथ पक्षियों की भी तो बहुत विविधता है भारत में। निश्चित रूप से मोर, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख जैसे कई पक्षी आमतौर पर दिख जाते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि पक्षियों के संरक्षण के लिए कई पक्षी अभयारण्य, बर्ड सैंक्चुरीज बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं ये? ताकि उन्हें शिकारियों से बचाया जा सके और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिले। ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में इतने तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? स्रोत कुछ चिंताएं भी जाहिर करता है। हाँ, चिंता की बात यह है कि जंगलों के कटने और अवैध शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले कई वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। कुछ प्रजातियां तो विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो भी चुकी हैं। ये गंभीर चेतावनी है। तो क्या इन्हें बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? विहार या अभयारण्य, सेंचुरीज और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स स्थापित किए गए हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना है। सरकार ने खास तौर पे कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष परियोजनाएं भी शुरू की हैं। जैसे कि? स्रोत 2 प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख करता है। बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर। और हाथियों के संरक्षण के लिए हस्ती परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये परियोजनाएं इन शानदार जानवरों की आबादी को बढ़ाने और उनके आवासों को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। और स्रोत में वन्यजीव सप्ताह का भी जिक्र है। हाँ, हर साल अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते को वन्यजीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? एक प्रजाति का अपना महत्व है। स्रोत में एक और बहुत ही रोचक बात बताई गई है प्रवासी पक्षियों के बारे में। ये कौन होते हैं? प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो साल के खास मौसम में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्रोत कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताता है जो हर साल सर्दियों में भारत आते हैं। कौन कौन से? जैसे पिनटेल बत्तख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट। लिटिल स्टिंट, इसके बारे में कुछ खास बात बताई है स्रोत ने? हाँ, और वो वाकई हैरान करने वाली है। ये लिटिल स्टिंट एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है जिसका वजन सिर्फ 15 ग्राम के आसपास होता है। सिर्फ 15 ग्राम? हाँ, लेकिन ये नन्ही सी जान आर्कटिक प्रदेश से उड़कर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके भारत पहुंचती है। 8000 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है ना? ये प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है जो हमें दिखाता है कि इन जीवों में कितनी सहन शक्ति और दृढ़ता होती है। वाकई। तो आज हमने इस एनसीईआरटी अध्याय के जरिए भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन की इस शानदार दुनिया की एक झलक देखी। हमने समझा कि कैसे किसी जगह की भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी और जमीन की बनावट मिलकर वहां की जलवायु को तय करती है। और फिर ये अलग-अलग तरह की जलवायु तय करती है कि कहाँ घने सदाबहार जंगल उगेंगे, कहाँ पतझड़ वाले वन होंगे, कहाँ कांटीली झाड़ियां और कहाँ पहाड़ों पर शंकुधारी पेड़। और ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां ही फिर आधार बनती हैं भारत के विविध वन्य जीवन का। बाघ, शेर, हाथी, गैंडे जैसे बड़े जानवरों से लेकर मोर जैसे खूबसूरत पक्षी और लिटिल स्टिंट जैसे नन्हे प्रवासी मेहमान तक सब इसी जटिल ताने बाने का हिस्सा हैं। ये एक बेहद नाजुक संतुलन है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्रोत ने हमें ये भी याद दिलाया कि ये संतुलन खतरे में है। जंगलों का कटना और जानवरों का शिकार इसे लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्य जीव सप्ताह, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब प्रयास इसी संतुलन को बचाने की कोशिशें हैं। बिल्कुल। ये न सिर्फ हमारी प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि खुद हमारे अस्तित्व के लिए भी। बिल्कुल सही कहा। और इस सारी जानकारी को समेटने के बाद एक सवाल उभरता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, भारत प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है, लेकिन साथ ही ये एक विकासशील देश भी है जिसकी अपनी जरूरतें हैं। हाँ, ये तो है। तो हम अपनी इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को सहेजने और देश के विकास की जरूरतों को पूरा करने के बीच तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है और इसका जवाब ढूंढना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.